नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। ट्रस्टों की जांच पर बोले राहुल, डराया नहीं जा सकता। विकास दुबे का साथी मुठभेड़ में मारा गया, 3 गिरफ्तार। मुंबई में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के घर पर हुई तोड़फोड़। चित्रकूट में मजदूरी के लिए नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से हटाए लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे अध्याय। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों 3 एनजीओ में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश के बाद कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व इससे डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी जी को लगता है कि हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है। वो ये कभी नहीं समझेंगे कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनकी ना कोई कीमत होती है और ना ही उन्हें डराया जा सकता है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच होगी। गृह मंत्रालय ने इस जांच के लिए कई मंत्रालयों की एक कमेटी बनाई है। जानकारी के मुताबिक आयकर अनियमितताओं और विदेशी फंड लेने के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि इन ट्रस्टों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जांच होगी। जांच समिति की कमान प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के विशेष निदेशक को सौंपी गई है। तो दोस्तों, ये आप समझ ही रहे हैं कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल है उसमें इस तरह के जब कदम कोई सरकार उठाती है तो उसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ होते हैं। इस पूरे संदर्भ को समझना होगा, इस घटना को, इस जांच के आदेश को समझने के लिए कि राहुल गांधी लगातार सरकार पर चीन के मामले में अटैक पर अटैक किए जा रहे थे। चीन के मामले में भी और कोरोना महामारी के मामले में भी लगातार हमलों के बाद अब सरकार को जब कोई जवाब उनका नहीं मिला तो उसने इस रास्ते को अपनाया है, यानी इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दो। तो इसके 2 फायदे सरकार को हो सकते हैं कि एक तो जो जनता का ध्यान है वो बट जाएगा, वो सरकार की से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके बजाय वो अब कांग्रेस से सवाल पूछने लगेगी, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछेगी और कांग्रेस पार्टी के जो घराना है, गांधी घराना, उससे सवाल पूछेगी जो नेतृत्व संभाल रहा है। तो एक तो ये जिसको बोलते हैं डाइवर्जनरी टैक्टिक्स यानी ध्यान बटाने की राजनीति, वो इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस तरह की जांच के आदेश देकर जो भी है, चाहे वो गांधी परिवार के हों चाहे जिनके खिलाफ भी जांच होती है इस तरह की, तो उनका मकसद होता है उनको डराया जाए, धमकाया जाए और उनको परेशान किया जाए ताकि वो सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें, सवाल से सवाल पूछना बंद कर दें, सरकार की नुक्ताचीनी बंद कर दें। तो ये पूरा एक जाहिर है कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विच हंट है कि आपको ज़बरदस्ती किसी तरह की चीज़ों में फंसाना। वरना 6 साल हो गए हैं, 6 सालों में इन ट्रस्टों में सरकार को कमियां नहीं दिखी, वित्तीय अनियमितताएं नहीं दिखी और आज अचानक तीनों ट्रस्टों में तमाम तरह की अनियमितताएं दिखी हैं। अनियमितताएं हैं या नहीं हैं ये एक दूसरा मसला है। इसकी जांच करने का अधिकार सरकार को कभी भी है, कभी भी कर सकती है और इन ट्रस्टों को चलाने वालों को की जवाबदेही भी बनती है कि अगर प्रश्न उठ रहे हैं तो उनके वो जवाब भी दें। अगर ये प्रश्न उठे हैं कि चीन से फंड लिया गया है तो क्यों लिया गया है, उसका क्या किया गया, इसके बारे में जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके लोगों को जवाब देना चाहिए। अगर ये सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से दान राशि उसमें दी गई है, तो इस तरह की जो भी जिस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनके बारे में कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। लेकिन इस तरह के इश्यूज़ का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाना ये अपने आप में एक हास्यास्पद भी है और बहुत ही कहना चाहिए कि नग्न कोशिश है
इस तरह की राजनीति में अपनी राजनीति के लिए इसको खेलने की, ये डैमेज कंट्रोल की एक एक्सरसाइज में जो एक रणनीति होती है उसका एक हिस्सा होता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार करो, अपने प्रतिद्वंद्वी पर आरोपों की बौछार कर दो और लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा, वो उस पर बात करने लगेंगे, उनकी छवि भी खंडित होने लगेगी और तब उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। तो ये पूरी राजनीति, इसको, इस पूरे कांड को आप, इस पूरी घटना को इसी तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगली बड़ी खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कानपुर के कुख्यात बदमाश विकास दुबे के 3 साथियों शामू वाजपेयी, जहान यादव और संजीव दुबे को गिरफ्तार किया गया है। चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में शामू वाजपेयी घायल भी हुआ है और ये 50,000 का इनामी है। इससे पहले उसका एक सहयोगी अमर दुबे लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर हमीरपुर ज़िले में पुलिस मुठभेड़ में बुधवार तड़के ही मारा गया। एडीजी ने कहा कि हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि विकास दुबे पर इनामी राशि बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बढ़ाकर 2 दिन पहले ही उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम किया गया था। कानपुर के बिकरू गांव में दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम में शामिल 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद से ही जरायम की दुनिया में, यानी अपराधों की दुनिया में विकास दुबे का नाम चर्चा में है और पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हिस्ट्री शीटर विकास दुबे मंगलवार को फरीदाबाद के एक होटल में देखा गया था, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वो भाग गया। इसके अलावा डीआईजी अनंत देव का तबादला मुरादाबाद सेक्टर में पीएसी में कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा की एक चिट्ठी के आधार पर इस मामले में उन पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको याद होगा कि देवेंद्र कुमार मिश्रा ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि विनय तिवारी और विकास दुबे एक थाना इंचार्ज चौबेपुर के थे, उनके बीच में साठगांठ है और ये कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा इस मामले में मंगलवार रात कानपुर एसएसपी ने चौबेपुर पुलिस स्टेशन के सभी 68 पुलिसकर्मियों को भी वहां से हटाकर रिजर्व पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। तो विकास दुबे का मामला अब पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा बरपा रहा है और जाहिर है कि चूंकि इस कांड के पर्दाफाश होने से, ये कांड होने से बेसिकली ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाक कट गई है, उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। मुख्यमंत्री योगी परेशान हैं क्योंकि जो दावे वो करते रहते थे उसके धज्जियां उड़ गई हैं और विकास दुबे के मामले में सरकार की जो असफलता रही है, जब से वो सरकार में है दावे करती रही है लेकिन ये छुट्टा घूमता रहा है। इसके राजनीति में गहरी पैठ रही है, पुलिस तंत्र में गहरी पैठ रही है, जिसकी वजह से इतने सारे मामले दर्ज होने के बावजूद वो बचता रहा है। 60 मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं, हत्या का मामला भी उसमें शामिल है। तो इस तरह से ये अब एक योगी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और वो पूरे कोशिश कर रही है कि जिस भी तरह से हो विकास दुबे को पकड़ लिया जाए या एनकाउंटर में निपटा दिया जाए, ये कोशिश चल रही है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि विकास दुबे का मामला दरअसल उत्तर प्रदेश में जो अपराध की दुनिया है उसका, वो जो पूरा बड़ा अपराध की दुनिया, उसका एक छोटा सा हिस्सा है और अगर इस पर आगे काम किया गया और भी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की गई तो बड़ी तादाद में इस तरह के अपराधी मिलेंगे जो सत्तारूढ़ दल के साथ साठगांठ करके अपने आपराधिक साम्राज्य को चला रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों को चला रहे हैं और उसमें पुलिस का भी लिप्त है, पुलिस भी लिप्त है, सम्मिलित है और एक बड़ा गिरोह तंत्र पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति को चला भी रहा है और राजनीति का सहयोग भी कर रहा है, राजनीति भी उसका सहयोग ले रही है। तो ये पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कालिख पुत गई है। जाहिर है कि योगी सरकार पर भी ये कलंक का टीका लगा है, उसको धोने की कोशिश कर रही है वो। और इसमें दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं मीडिया में, हालांकि ध्यान बटाने के लिए एसपी बीएसपी का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन जो सरकार सत्ता में है, कुर्सी में है, जवाबदेही असली उसी की है क्योंकि उसी के कार्यकाल में ये 8 पुलिस वालों की हत्या हुई है और जाहिर है कि अब उन
जो अपराधी हैं उनको पकड़ना, उनको दंड दिलवाना, ये उसका जिम्मा है। और आइए अब आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर लेते हैं, लेकिन उसके पहले निवेदन कि आप कृपया अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चलें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुंबई स्थित घर पर मंगलवार को तोड़फोड़ की गई है। अज्ञात लोगों की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर के घर के बाहर परिसर में रखे गमलों को तोड़ा गया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। घटना की महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निंदा की है और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के घर राजगृह में हुई तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ठाकरे ने इस घटना को चौंकाने वाला बताते हुए कहा है कि सरकार यहां दादर क्षेत्र में स्थित राजगृह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। तो देखने में एक छोटी सी घटना लगती है, अंबेडकर के घर पे हमला हुआ, 2-4 गमले तोड़ दिए गए, सीसीटीवी को नुकसान पहुंचा दिया गया, लेकिन दरअसल ये महाराष्ट्र में जो माहौल है, जो दलितों के खिलाफ जो अपर कास्ट का गुस्सा है, नाराज़गी है, घृणा है और जो अपना वर्चस्व कायम करने की और बनाए रखने की ज़िद है, उसकी वजह से ये लगातार टकराव हो रहे हैं। वो इस तरह के हमले कर रहे हैं जिस पर दलित लोग भड़क सकते हैं और टकराव के दूसरे रास्ते खुल सकते हैं। तो ये एक कहना चाहिए कि सवर्णों की राजनीति का हिस्सा है। कुछ सवर्ण संगठन हैं जो इस तरह से भी फलते फूलते हैं कि जितना नफ़रत दलितों के खिलाफ फैलाई जाएगी, दलितों के जो पूज्य हैं, जो आदर्श हैं और जो प्रतीक हैं, उनको नुकसान पहुंचाने से उनकी राजनीति फलती फूलती है। और ये कमोबेश पूरे देश भर में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है अपर कास्ट के द्वारा। तो ये जो घटना है निश्चित रूप से कोई अपराधियों के द्वारा नहीं की गई है, ये इसी तरह की मानसिकता वाले लोगों का हमला है और इसकी सही मायनों में पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और अपराधियों को दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी घटनाएं आगे चलकर बड़ा रूप लेती हैं, इनके हौसले बढ़ते हैं और हत्याओं और हिंसा तक जाती है। तो ये महाराष्ट्र सरकार को इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए इस घटना को, और इससे जागकर इस तरह के तमाम लोगों तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अगली खबर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अपराध का प्रदेश बनता जा रहा है और वहाँ पर एक एक करके अपराध की खबरें आ रही हैं। ये भी बहुत ही घृणित और शर्मनाक खबर है। उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी चित्रकूट से आई खबर ने मानवता को फिर से शर्मसार कर दिया है। यहाँ खदानों में काम कर रही नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आज तक की खबर के मुताबिक बुंदेलखंड के चित्रकूट स्थित खदान में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का व्यापार चल रहा है। यहाँ परिवार का पेट पालने के लिए नाबालिग लड़कियों को खदानों में काम करना पड़ रहा है, लेकिन जब मजदूरी के एवज में पैसे लेने वो जाती हैं तो नाबालिग लड़कियों के जिस्म का सौदा किया जाता है। यहाँ ठेकेदार और बिचौलिए उन्हें मजदूरी नहीं देते हैं। आज तक से बातचीत में एक पीड़िता ने बताया कि हम जब काम के बारे में पता करने जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि शरीर 2 तभी काम पर लगाएंगे, फिर हम अपना शरीर दे देते हैं और तब काम पर लगते हैं, काम मिलता है हमें। काम के बदले हमें पैसे भी नहीं दिए जाते। ज़िले के डीएम ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, 1.25 करोड़ रोज़गार की बात कर रही है, सब जितने भी मज़दूर हैं उनको काम देने की बात कर रही है, अनाज देने की बात कर रही है, और उसके बीच में चित्रकूट में, जो चित्रकूट धाम कहा जाता है, पवित्र नगरी माना जाता है, हिंदुओं की तीर्थ स्थल है, वहाँ पर इस तरह से हरकतें हो रही हैं, इस तरह से शोषण हो रहा है और प्रशासन को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है, बल्कि उनकी मिलीभगत से भी हो रहा होगा, उनका भी इसमें हिस्सा होगा, वो भी इस पूरे
कहना चाहिए कि अपराध तंत्र के हिस्सा होंगे। तो ये सब चल रहा है और ये भी खबरें आ रही हैं कि सरकार इसको ढकने के लिए, इसको दबाने की भी कोशिश कर रही है, बजाय इसके तह में जाने के, बजाय इस अपराध को रोकने और अपराधियों पर कार्रवाई करने के, वो इस पर पर्दा डालना चाहती है, क्योंकि इससे राज्य सरकार की बदनामी होती है। और चूँकि एक के बाद एक आपराधिक मामले हो ही रहे हैं तो बदनामी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब इन पर पर्दा डालने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। जांच होनी चाहिए बड़े स्तर की, डीएम स्तर की जांच क्या होगी? डीएम तो वहीं का हिस्सा है, उन्हीं अपराधियों के बीच में उठता बैठता है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? बड़ी जांच होनी चाहिए और ये भी देखा जाना चाहिए कि कहीं प्रदेश में और भी हिस्सों में इस तरह के शोषण का जाल तो नहीं बैठा है, फैला हुआ है और फैला ही होगा, क्योंकि इस समय बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार हो रही है और उन्हें तरह तरह से समझौते करने पड़ रहे हैं, तरह तरह से अपने शोषण के लिए तैयार होना पड़ रहा है, मंजूरी देनी पड़ रही है, आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। तो बड़ी दुखद स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी इसी तरह की स्थिति होगी, बल्कि पूरे हिंदी हार्टलैंड में जहाँ पर इतनी बड़ी पैमाने पर मजदूर वापस लौटे हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनके घर परिवारों के साथ इसी तरह का व्यवहार वहाँ हो रहा होगा। अगली खबर लेते हैं। सीबीएसई ने कोविड-19 कटौती के बहाने बोर्ड ने 9 से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से लोकतांत्रिक अधिकार, खाद्य सुरक्षा, संघवाद, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे अहम अध्याय हटा दिए हैं। उनका कहना है कि महामारी के चलते स्कूलों में नियमित कक्षाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, बाधित हुई हैं, इसलिए 9वीं से 12वीं तक के अपने सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। कई जानकारों और विशेषज्ञों ने बोर्ड के इस कदम का विरोध किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने भी पाठ्यक्रम से ऐसे अहम अध्याय हटाने का विरोध किया है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस बात से अचंभित हूं कि केंद्र ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के भार को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघवाद जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों को कैसे हटा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन महत्वपूर्ण पाठों को किसी भी कीमत पर हटाया न जाए। एक आप लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र के बुनियादी पाठ अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक नहीं बन सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हटाई गई हैं वो दरअसल उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने से रोकती हैं, या हो सकता है कि उनको अंधेरे में रखा जा रहा हो, उनकी जागरूकता को कम करने के प्रयास के तौर पर यह किया जा रहा हो, क्योंकि इस सरकार की दिलचस्पी न लोकतंत्र में है, न नागरिक अधिकारों में है, न संघवाद में है, न नागरिकों की जो जिम्मेदारियां हैं और जो अधिकार हैं उनसे उनको वाकिफ़ कराने में है, बल्कि उनको अंधेरे में रखकर अपनी चलाने में है। अभी जितने भी आंदोलन हुए हैं और जितने भी आंदोलन हुए उनमें बार बार नागरिक अधिकारों की बात की जा रही है और उससे सरकार डरी भी हुई है और सरकार उससे नफ़रत भी करती है। आज़ादी की बात करो तो उसे लगता है कि पता नहीं ये देश विरोधी राजद्रोह है वगैरह वगैरह, तो इस तरह की हरकतें वो कर रही है। और इस पूरे जो परिवर्तन किया गया है सीबीएसई के पाठ्यक्रम में, उसको इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसका विरोध किया जाना चाहिए राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, और जो भी शिक्षाविद हैं जाने माने, उन्हें इस पर देखना चाहिए कि जो कटौती की ज़रूरत है वो कहाँ पर है। अब कबीर को पढ़ाने से रोकना जाहिर है कि ये सरकार की नासमझी है। कबीर को नहीं पढ़ाया जाएगा। कबीर एकमात्र ऐसे पूरे हमारे देखें कि कवि बिरादरी में एक ऐसे शख्स हैं जो हिंदुओं और मुसलमान या सभी धर्मों के जो पाखंड है उस पर हमला करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। ये हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो इसका मतलब समझेंगे भी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी पाठ हैं जो सरकार ने हटाए हैं और इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और अब बुलेटिन के अंत में हम लेते हैं कोरोना से संबंधित प्रमुख जानकारियां। तो सबसे बड़ी और प्रमुख जानकारी आज ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने माना है कि कोरोना हवा से भी फैल सकता है। पहले इसे माना जा रहा था कि ये एयरबोर्न डिजीज़ नहीं है, पेंडेमिक नहीं है, एपिडेमिक नहीं है, और केवल जो ड्रॉपलेट्स होते हैं नाक से जो
कण गिरते हैं लिक्विड के, उनसे फैलता है। लेकिन अब एयरबोर्न भी मान रहे हैं। 239 वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन का हवाला देते हुए WHO से कहा था कि आप इसे मानें, और अब WHO ने इसे स्वीकार कर लिया। तो अब और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हवा में भी ये वायरस हो सकते हैं, इनसे हमें बचना है। एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 4 जुलाई को तो वो ब्राज़ील से भी आगे निकल गई थी। ये बताता है कि भारत में कोरोना अब घातक रूप अख्तियार करता जा रहा है। तो जो शुरू में दावे किए गए थे झूठे सच्चे, ठीक है हम दुनिया से सबसे बेहतर हैं वगैरह वगैरह, वो सब अब मटिया मेट हो रहे हैं। उन झूठे दावों की पोल खुल रही है। सरकार अब पूरी तरह से बेपर्दा हो चुकी है, नग्न हो चुकी है अपने कोरोना से लड़ने की रणनीति के मामले में, दावों के बारे में, तैयारियों के मामले में, तमाम चीज़ों के मामले। तो ये इसको इस तरह से भी देखिए। देश में एक दिन में 22,752 नए मामले आए हैं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 7,42,000 से अधिक हो गया है, और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,00,000 के पार चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।